तो आज फिर से आपका स्वागत है सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास के पार्ट 2 में। आज हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक के शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेखों के बारे में, जो बताएंगे कि सम्राट अशोक का इतिहास क्या रहा है और जिसे इन मनुवादियों ने घालमेल करके सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास को दबाने की कोशिश की है। कहा जाता है ना कि सच को कोई दबा नहीं सकता। जिस किसी ने भी सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास के पार्ट 1 को नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक के अभिलेख में कहीं भी ब्राह्मी लिपि नहीं लिखा है। हर जगह अभिलेख की लिपि को धम्म लिपि कहा है। फिर भी इतिहासकार न जाने क्यों अशोक के शिलालेखों की लिपि को ब्राह्मी लिपि बताते नहीं थकते। पुरातत्व बताता है कि पहले धम्म, फिर धर्म और आखिर में धर्म बना, मगर आचार्य लोग तो पता नहीं उल्टा क्यों बताते हैं। पहले धर्म फिर धम्म बना। आपको स्क्रीन पर एक फोटो शो रहा होगा जो अशोक के बराबर गुफा लेख की है, जिसमें लिखा है कि 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी ने खलित्तिक पर्वत पर एक गुफा आजीविका को प्रदान की है। अब आप देख सकते हैं कि इस गुफा लेख के सभी शब्द सुरक्षित हैं। सिर्फ एक शब्द को मिटाने की कोशिश की गई है और वो है आजीविक। सिर्फ आजीविक शब्द को मिटा देने से और उसकी जगह किसी दूसरे संप्रदाय का नाम लिख देने से ये गुफा उसी संप्रदाय का हो जाता है। बाकी शब्दों में छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हुआ क्या होगा, किसी ने इसे पढ़ लिया और पढ़कर सही जगह पर हाथ डाल दिया, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। कभी कभी विध्वंस भी इतिहास बदलने का कारण होता है। बात 1986 की है। कर्नाटक के गुलबर्ग जिले में भीमा नदी के तट पर सनाथी है। सनाथी में एक मंदिर है। मंदिर में चंद्रलावा देवी की मूर्ति है। एक दिन संयोगवश मंदिर की छत ढहकर मूर्ति पर आ गिरती है। मूर्ति टूट जाती है और उससे फर्श भी टूट जाता है। फिर पता है क्या होता है, एक नया इतिहास उभर कर सामने आता है। मंदिर के जो अवशेष थे उनसे अशोक के 4 शिलालेख सामने आए। इन्हीं शिलालेखों से मंदिर का फर्श और फाउंडेशन बना हुआ था। इनमें से एक शिलालेख का इस्तेमाल मूर्ति रखने की चौकी के रूप में किया गया था। फिर पुरातत्व विभाग ने आसपास के क्षेत्र में खुदाई की। एक विराट बौद्ध भारत सामने आया। बड़ा सा महास्तूप, अनेक भोटिव स्तूप, चैत्यगृह, अनेक खड़ी बैठी बुद्ध की मूर्तियां, धम्मचक्र, सैकड़ों ब्राह्मी अभिलेख, जातक कथाओं का अंकन, रेलिंग के कई अवशेष। यहीं से अशोक की वो मूर्ति मिली जिसके ऊपर बतौर शीर्षक दक्षिण की ब्राह्मी लिपि में राया अशोक लिखा है। कुछ धूर्त ये कहते नहीं थकते कि सम्राट अशोक अपने खान में हिरण और मोर का भी मांस खाया करते थे। लेकिन भारत के इतिहास में ये बहुविख्यात स्थापना है कि सम्राट अशोक ने लिखवाया है कि राजकीय रसोई में पहले जहाँ सैकड़ों पशु पक्षी भोजन के लिए मारे जाते थे, वहाँ अब सिर्फ 3 प्राणी, 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं और भविष्य में वे भी नहीं मारे जाएंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि मोर मौर्य वंश का टोटम और हिरण बौद्ध धर्म का पवित्र पशु था। फिर अशोक ने ऐसा क्यों लिखवाया? दरअसल अशोक ने मोर और हिरण मारने की बात कही ही नहीं है। वे 2 पक्षी और 1 पशु मारने की बात कहते हैं। इतिहासकारों ने गलती से पक्षी को मोर से और पशु को हिरण से जोड़ दिया। आप शाहबाजगढ़ी का शिलालेख पढ़िए, उसमें लिखा है कि 2 मृगों मारे जाएंगे। फिर मनसेहरा का शिलालेख पढ़िए, उसमें लिखा है कि 1 मृगे मारे जाएंगे। मतलब कि अशोक ने लिखवाया कि 2 मृग और 1 मृग मारे जाएगा। मृग का मतलब है पक्षी और मृग का मतलब पशु होता है। यानी अशोक ने 2 पक्षी और 1 पशु मारने की बात कही है। मृग से संस्कृत का मृग बना है। मृग का असली अर्थ पशु होता है। हिरण बाद में उसका पर्याय बना, इसलिए शेर को मृगराज, बंदर को शाखा मृग और हाथी को हस्तिन मृग कहा जाता है। कन्नड़ और मलयालम में आज भी पशु को मृग कहा जाता है। दरअसल इतिहासकारों ने मोर और मृग का संदर्भ गिरनार शिलालेख से लिया है। डॉक्टर बरुआ ने अपनी पुस्तक अशोका एडिक्ट्स इन न्यू लाइट में लिखा है कि मोर भी पक्षी का पर्याय है, ना कि मयूर का। उन्होंने इसकी पुष्टि में बुद्ध घोष की मध्यम निकाय की टीका का हवाला दिया है कि मोर दरअसल पक्षी समुदाय को दर्शाता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये मनुवादी लोग सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास को दफन ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि पहले भी और अभी भी उनके इतिहास से छेड़खानी कर रहे हैं। शमशेर राज अफीम सुल्तान फिरोज तुगलक के काफ़ी करीबी थे और दीवानी वजारत में कार्यरत थे। अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही में अशोक स्तंभ टोपरा से दिल्ली लाए जाने का वृत्तांत लिखा है कि सुल्तान ने स्तंभ उखाड़ने के बाद इसे खरोच न लगे, इस कारण रेशम की रुई पर रखवाया था। लाट सुकुमार को खरोच न आए कि तुझे रुई में संजोकर कभी रेशम पर सुलाया गया था।
आज खरोंच खरोंच है। मध्यकाल में सम्राट अशोक की लिपि पहली बनी हुई थी। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के तो विशाल स्तंभ दिल्ली उठवा मंगवाए थे, मगर कोई भी विद्वान इसे पढ़ नहीं सका। सम्राट अकबर भी स्तंभ पर लिखे आशय को जानना चाहते थे, मगर पढ़ने वाला कोई नहीं था। आधुनिक काल में अंग्रेज भी इसे पढ़ने को लेकर पसोपेश थे। आखिरकार में विलियम जोन्स ने बनारस के तत्कालीन हाकिम के पास अशोक की लिपियों की छाप भेजी कि आप इसे बनारस के किसी पंडित से पढ़वाइए। बनारस के एक विद्वान पंडित ने इसे पढ़कर बताया कि इस पर तो युधिष्ठिर का गुप्त वनवास लिखा है। इतना ही नहीं, उस पंडित ने अशोक की लिपि को पढ़ने की एक जाली किताब भी लिख डाली और बता भी दिया कि मैंने ये सही पढ़ा है। फिर ऐसा हुआ कि बहुत दिनों तक उस विद्वान पंडित की बातों को लोग सच मानते रहे, लेकिन थैंक्स टू जेम्स प्रिंसेप आपने अशोक के अभिलेखों को सही पढ़ लिया, वरना पंडित जी की उस जाली किताब से पढ़े जाने पर अशोक के अभिलेख महाभारत और रामायण की कहानी बन जाते। भला हुआ कि सम्राट अशोक के अक्षर पढ़ लिए गए, वरना आज तक ये भीम की लाठी कही जाती। सम्राट अशोक के स्तंभ कारीगरी के अनोखे नमूने हैं। पत्थर के स्तंभों पर शानदार चमक है, ऐसी कि धातु के होने का भ्रम होता है। पहला भ्रम अंग्रेज यात्री टॉम कारेट को हुआ था। वे 17वीं सदी के मुगल काल में आए थे। टोपरा दिल्ली स्तंभ देखा और लिखा कि ये पीतल की परत चढ़ा स्तंभ है। दूसरा भ्रम 19 सदी के आरंभ में आए बिशप हैबर को हुआ और लिखा कि ये ढली हुई धातु का है। अजीब कारीगरी थी। जब फिरोज शाह तुगलक इसे दिल्ली लाए थे तब इसे खींचने के लिए 8400 लोग लगे थे, वो भी जब इसे कोई 150 मील ले जाना था। सोचिए कि सम्राट अशोक के इंजीनियरों ने इसे कैसे चुनार से टोपा भेजा होगा। आप स्क्रीन पर 2 चित्र देख रहे होंगे। पहले में अशोक स्तंभ के शीर्ष की कमल चौकी देख रहे हैं और दूसरे में बिरसल देख रहे हैं। ये दोनों खुदाई में आसपास कौशाम्बी से लगभग 3.25 किलोमीटर की दूरी पर 1963-64 में मिले थे। अगर चित्र 1 पर चित्र 2 को रख दिया जाए तो आपको चित्र 3 में दिखाए गए अशोक के रामपुरवा का वृषभ शीर्ष मिल जाएगा। दिलीप कुमार चक्रवर्ती की पुस्तक आर्कियोलॉजिकल ज्योग्राफी ऑफ द गंगा प्लेन में लिखा है कि अयोध्या के सरयू तट पर नागेश्वर नाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है वो अशोक स्तंभ के शीर्ष पर मौजूद उल्टे कमल पर स्थापित है। अयोध्या का ये उल्टे कमल का शीर्ष गुणवत्ता में सारनाथ जैसा है। इससे मौर्य काल में अयोध्या के महत्व का पता चलता है। सारनाथ के सिंह स्तंभ पर अशोक चक्र 2 प्रकार के हैं। एक चक्र में 32 आरे हैं और दूसरे में 24 आरे हैं। 32 आरे वाला अशोक चक्र मुख्य है, इसलिए वो शीर्ष पर है और सिंह उसे कंधों पर उठाए हुए हैं। 24 आरे वाला अशोक चक्र छोटा है, इसलिए वो सिंहों की गोल बेदी पर नीचे बने हैं, जिनकी संख्या 4 है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में छोटे वाले अशोक चक्र का चयन किया गया है। ह्वेनसांग जब 7वीं सदी में गाजीपुर आए थे तब गाजीपुर के क्षेत्र में अनेक बौद्ध केंद्र थे। राजधानी में 10 संघाराम थे। राजधानी के पश्चिमोत्तर में सम्राट अशोक का स्तूप था। गौतम बुद्ध यहाँ 7 दिन रुके थे। गाजीपुर से 200 लीग एक अन्य संघाराम था जिसमें विदेशी बौद्ध रहा करते थे। उबैदुर रहमान ने गाजीपुर में गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक और बौद्ध स्थलों पर काम किया। उन्होंने लिखा है कि अनेक बुद्ध की मूर्तियाँ औड़ीहार, मसौंडी, जौहरगंज और भितरी क्षेत्र से प्राप्त हुए। बिहार और संघारामों के अवशेष भितरी, सैदपुर और सादियाबाद से मिलते हैं। अशोक के स्तंभ लाटिया, भितरी और गौसपुर में मिलते हैं। गौसपुर स्तंभ का सिर्फ शीर्ष भाग मिलता है। लटिया और भितरी की अशोक स्तंभ की तस्वीरें आपको शो हो रही होंगी, जिसे 1870 में जोसेफ डेविड बैगलर ने ली थी। एक बात और, मोरिया घाट अशोक के नाम पर पड़ा है। अशोक के बौद्ध गए जाने के वहाँ पर प्रमाण है। अशोक के समय में बराबर की पहाड़ी जवान रही होगी, अभी बिल्कुल बूढ़ी और जर्जर है। सीढ़ियों से चढ़कर गुफाओं के पास पहुंचा जा सकता है। यहाँ की गुफाएं ग्रेनाइट की बनी हुई हैं, जो भीतर से एकदम चिकनी और चमकदार है। अगर आप लिपियों को देखोगे तो हैरत में पड़ जाओगे कि यहाँ की अनेक लिपियाँ अभी अनपढ़ी हैं। एक लिपि ऊपर से नीचे की ओर लिखी है, दूसरी शंखाकृति में शंख लिपि में है। ये जो लिपियाँ हैं वो सिंधु घाटी की लिपि की तरह है, जो अभी तक पढ़ी नहीं है। अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतर के दाहिने किनारे पर देखेंगे तो एक पेड़ के नीचे एक मूर्ति दिखाई पड़ेगी जो संगमरमर की बनी हुई है, जिसमें गौतम बुद्ध माँ की गोद में है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना? आश्चर्य नहीं, क्योंकि 12,000 बुद्ध की मूर्तियाँ तो हांगकांग के शाटिन के एक बौद्ध मठ में। नाम है 10,000 बुद्ध मठ।
लेकिन बुद्ध की मूर्तियां 12,000 है। इसे यूट काई ने 1951 में स्थापित किया था और 6 साल बाद 1957 में पूरा किया। एक आदमी ने 12,000 बनवाए, यदि राजा चाहे तो 84,000 क्यों नहीं बनवा सकता। इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है। अशोक द्वारा 84,000 स्तूप बनाए जाने का जिक्र फायान ने अपनी यात्रा में लिखा है। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं सदी में सिरपुर भी आए थे। तब उन्हें मालूम हुआ कि वहां पर राजा अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप है। हेनसांग ने दिशा सहित स्तूप का वर्णन किया है। चीनी यात्री की बात सच साबित हुई। हेनसांग की बताई गई दिशा में सिरपुर का स्तूप भग्नावस्था में जनवरी 2009 में प्राप्त हुआ। बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित ये स्तूप 13.20 बाई 12.80 मीटर के निर्मित अधिष्ठान पर स्थित है। जी हाँ, बिल्कुल, सम्राट अशोक के बनवाए गए अनेक स्तूपों का पता लगाया जाना अभी और बाकी है। चीनी यात्री ने यह भी लिखा कि यहाँ पर 100 बौद्ध विहार थे। बैसा टेकरी के मुख्य टीला के पास 2 और छोटे छोटे टीले हैं। एक तुलावती और दूसरा कंकर टीला के नाम से जाना जाता है। 1938-39 में इसकी खुदाई हुई थी मगर बंद हो गई। उत्खनन के द्वारा मौर्यकालीन ईंटें, आहत सिक्के, तांबे की बनी चूड़ियां प्राप्त हुई थी। फिलहाल ये उज्जैन के संग्रहालय में है। उज्जैन से सम्राट अशोक का गहरा रिश्ता था। राजा होने के पहले भी और बाद में भी बैसा टेकरी की सामग्री इसे मौर्य काल का स्तूप होने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। मौर्य सम्राट अशोक ही सांची स्तूप के मूल सर्जक थे। बाद में 12वीं सदी तक इसका विकास होता रहा। सांची स्तूप की खोज के 200 साल मतलब 1818 में आज से ठीक 200 साल पहले जनरल टेलर ने इसे खोजा था। सांची स्तूप के निर्माण में कई राजवंशों, देश के कई गांव, शहर के लोगों, उनके संबंधियों, विभिन्न पेशों से जुड़े दानदाताओं ने योगदान दिया था। स्तूप की वेदिकाओं, स्तंभों पर अनेक गांव, शहरों के नाम, दानदाताओं के नाम ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। भारत के गांव, शहरों और लोगों के नाम जो लिखे हुए हैं उसे पढ़कर विश्वास नहीं होता कि हमारे पूर्वज पुरखे कभी अपना नाम, अपने गांव का नाम प्राकृत भाषा में ऐसे रखा करते थे। अब देखिए ना, कुछ एक गांव, शहरों के नाम। पहले तो सांची का नाम ही काकनाथ दबोट था, फिर अनेक गांव, शहरों के नाम अंकित हैं। उज्जैन, कुरारा, कमदगीगम, कुरघरा आदि आदि। तब लोगों के नाम भी प्राकृत भाषा में हुआ करते थे। आप नीचे का स्तंभ पढ़िए, ये सांची स्तूप के दानदाता है। इनका नाम है विद्युतु। ऐसे अनेक लोगों का नाम वहाँ के अभिलेखों में दर्ज है। केकट, तमासे, बहना, बजीगुत, कादक्ष और भी बहुत सारे। अब गांव, शहरों के नाम, लोगों के नाम संस्कृत निष्ठ होते जा रहे हैं। प्राकृत भाषा बीते युग की बात हो गई है। इन गांव, शहरों के नाम, लोगों के नाम ऐसा लगता है कि मानो किसी दूसरे देशों के नाम हो। ये नाम लिखित है, पत्रों पर लिखे हैं, प्रमाणिक है। हमारी भाषा इस संस्कृत कितनी बदल गई है कि आज हम अपने पूर्वजों के नाम और गांव भी नहीं पहचान पा रहे। जैसा कि मैंने कहा था कि सांची स्तूप के प्रथम निर्माता सम्राट अशोक हैं। बाद में अनेक लोगों ने अनेक जगहों से आकर इसे विकसित करने में मदद की। एक पुस्तक है गया और बुद्ध गया, जो 1931-34 का अंग्रेजी पुनर्मुद्रण है। लेखक है डॉक्टर बेनी माधव बरुआ। डॉक्टर बरुआ चटगांव जिले के थे और पाली में कोलकाता से MA थे। डॉक्टर बरुआ ने कीलहॉर्न द्वारा संपादित पाल वंश के राजा नयपाल का शिलालेख के संदर्भ में बताया है कि गया के ब्राह्मण तीर्थ स्थल 11वीं सदी के बाद के हैं। गिरनार के 8वें शिलालेख से पता चलता है कि सम्राट अशोक ने अपने अभिषेक के 10 वर्ष बोध गया गए, यहाँ स्तूप का निर्माण करवाए। हेनसांग और फायान ने अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूपों को देखा था। बुद्ध के समय में यहाँ पर कोई प्रसिद्ध नगर नहीं था। उरुबेला नामक गांव यहाँ बसा हुआ था। कालांतर में बौद्ध धर्म को काउंटर करने के लिए यहाँ एक से बढ़कर एक तीर्थ स्थल बनवाए गए। यहाँ पर एक अफवाह और उड़ाई जाती है, चलिए उसके बारे में बता देता हूँ। LSSO मेली ने अपनी पुस्तक गया में लिखा है कि गयासुर का मिथक 14वीं-15वीं सदी का है। गयासुर का मिथक गया के गयावाल पंडों ने गढ़ा है। गयावाल पंडे मध्यकाल के माधवाचार्य के समय के हैं और उन्हीं के समर्थक हैं। पौराणिक कथा कहती है कि गया में गयासुर नामक एक राक्षस रहता था। उसने तप करके ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि उसे देखने या छूने से ही लोग मोक्ष पाने लगे। पर ऐसा तो बुद्ध ही थे। सीधे सीधे मोक्ष प्रदान करने वाले गयासुर से परेशान देवताओं ने उसकी पीठ पर यज्ञ किया और स्थापित किया कि लोगों को मोक्ष यज्ञ और कर्म कांड से मिलेगा। ये गयासुर कौन था? और कोई नहीं, बुद्ध का प्रकृतिकरण है। यहाँ पर फायान, हेनसांग और इत्सिंग जैसे जाने कितने ही गया की यात्रा पर आए, पर बुद्ध की चर्चा सबने की मगर किसी ने गयासुर की चर्चा नहीं की। डॉक्टर बरुआ और ओमैली ने बताया है कि गयासुर का मिथक सल्तनत काल का है। बौद्ध गया से ही सम्राट अशोक की
धम्म यात्रा आरंभ हुई थी। अरे अभी तो कुछ नहीं, अभी तो यहाँ अफवाह का भंडार लगा हुआ है, अब देखिए ना। जयचंद विद्यालंकार ने 1938 में इतिहास प्रवेश नाम से भारत का इतिहास लिखा था। आज इतिहासकारों में मौर्य प्रशासन लिखने की होड़ लगी है, जबकि अशोक के शिलालेखों में प्रशासन जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अशोक के शिलालेखों में अनुशासन शब्द है, प्रशासन का इस्तेमाल गुप्त राजाओं के शिलालेखों में है। जयचंद विद्यालंकार ने मौर्य प्रशासन लिखने पर आपत्ति की है और अपने इतिहास ग्रंथ में मौर्य प्रशासन की जगह मौर्य अनुशासन का इस्तेमाल किया। प्रशासन में प्रकृष्टता का भाव है, जबकि अशोक के अनुशासन में धम्म की करुणा और प्रेम की मिठास है। प्रशासन में प्रकृष्टता के भाव के कारण आधुनिक काल में जैसे पुलिस, फौज, कर्फ्यू, मार्शल लॉ, लाठीचार्ज, अश्रु गैस, एनकाउंटर जैसे दमनकारी औजार विकसित होते हैं। जबकि सम्राट अशोक ने जिन औजारों से अपनी जनता से नजदीकियां बनाई वो जन दमनकारी नहीं बल्कि धम्म अनुशासन था, प्रशासन कतई नहीं था। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर स्थान पर जनता की आवाज़ सुनने के लिए मुझे बुलाया जा सके, चाहे मैं सो रहा हूँ तब भी। शायद इसलिए H.C. वेल्स ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों को रंगने वाले हजारों राजाओं के नामों के बीच अशोक का नाम सर्वोपरि नक्षत्र के समान है। सम्राट अशोक भारत के ऐसे पहले पॉलिटिकल फिलोसोफर थे जिन्होंने राजपद और शासन के आदर्श सबसे पहले लिखित रूप में जारी किए। अशोक के राजपद का आदर्श था कि हर समय और हर जगह पर जनता की आवाज़ सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, चाहे रसोई घर में हूँ, चाहे अंतपुर में हूँ, सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, जनता की कोई भी बात मुझ तक पहुँचाई जा सकती है। छठे शिलालेख में अशोक ने इतना ही नहीं बल्कि ये भी लिखवाया कि मैं सर्वत्र जनता का काम करूंगा और सभी का हित मेरा कर्तव्य है। सम्राट अशोक का आदर्श वाक्य था कि सबे मुनि से पजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान है। कर्मचारी जनता के सुख और कल्याण का हमेशा ख्याल रखें, जैसे कुशल दाय बच्चे की प्रसन्नता का ख्याल रखती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि सम्राट अशोक ने अपने कई लघु शिलालेखों में अवसर की समानता की बात कही है। आश्चर्य होता है ना कि आज से कोई 2,2500 साल पहले का कोई पॉलिटिकल फिलोसोफर, वो भी जो एक राजा हो, इस तरह की बात सोचता हो। देश के ऐसे सम्राट अशोक ने पॉलिटिकल फिलोसफी के क्षेत्र में अभूतपूर्व मापदंड स्थापित किए, जिन्हें सिर्फ छूने के लिए अनेक राजा ललचते रहे और छू तक नहीं पाए। वो एक जमाना था जब आज का श्रीलंका बुद्ध के संदेशों को अशोक की लिपि और भाषा में आत्मसात करता था। धम्म लिपि के ये शिलालेख भारत के ही नहीं बल्कि श्रीलंका की दम्मुल्ला और सिगिरिया गुफाओं के हैं। धम्म लिपि जो भारत और श्रीलंका को जोड़े हुए थी, धम्म लिपि जो बुद्ध के संदेशों की वाहक थी। अशोक ही इस धम्म लिपि के सबसे बड़े संरक्षक थे। श्रीलंका को धम्म लिपि बाकायदे देने का श्रेय इस महान सम्राट को जाता है। श्रीलंका के एक राजा थे तिस्स, जो अशोक से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने खुद देवानमपिया की उपाधि धारण कर ली। इससे सम्राट अशोक के चुंबकीय व्यक्तित्व को समझा जा सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं सम्राट अशोक के सच्चे इतिहास के अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को अपने सच्चे इतिहास के बारे में पता चल सके।